वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा सुबह का नमस्कार। मैं प्रद्युम्न विश्वकर्मा अपने इस वीडियो में, अपने इस चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। और मैं आज रेडियो धर्मिता के भाग 2 पार्ट 2 पर आज डिस्कस करूंगा। इसके पहले मैंने रेडियो धर्मिता का पार्ट 1 वीडियो बनाया है और इस वीडियो को देखने से पहले उसे आप ज़रूर देखें, तभी आपको सभी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। और आज हम जो कल स्टार्ट किए थे, रेडियो धर्मिता क्या है, अर्धाकाल क्या होता है, तत्वों का रूपांतरण कैसे होता है, इसके साथ ही मैंने बताया था कि रेडियो धर्मिता में कोई भी जो रेडियो धर्मी तत्व हैं उनसे बहुत सारी किरणें निकलती हैं। उन किरणों का नाम है अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो आज मैं आप लोगों के साथ अल्फ़ा, बीटा और गामा किरणों के बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करूंगा। तो आइए आज सबसे पहले हम अल्फ़ा क्षय या अल्फ़ा रेज क्या होती हैं, अल्फ़ा कण कैसे निकलते हैं, क्या प्रोसेस होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखिए लिखा गया है अल्फ़ा क्षय। अल्फ़ा किरणों का आविष्कार हेनरी बेकुलर ने किया था। ये धन आवेशित कण होते हैं। कैसे कण होते हैं? ये धन आवेशित कण होते हैं। जब किसी परमाणु के नाभिक से एक अल्फ़ा कण का क्षरण होता है। अल्फ़ा किरणों का आविष्कार किसने किया था? हेनरी बेकुलर ने। ये धनावेशित कण होते हैं। जब किसी परमाणु के नाभिक में से एक अल्फ़ा कण बाहर निकलता है या उत्सर्जित होता है, तो परमाणु भार में 4 की कमी और उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाती है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक अल्फ़ा कण हीलियम परमाणु के नाभिक के बराबर होता है, क्योंकि हीलियम के परमाणु के नाभिक का परमाणु भार 4 और परमाणु क्रमांक 2 होता है। तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि यदि इस तरह से यदि कोई केमिकल रिएक्शन भी आपको दी जा सकती है कि उसमें से एक अल्फ़ा कण निकल जाएगा, तो क्या क्या बचेगा। इसके बाद हम अल्फ़ा कणों की विशेषताएं जो हैं उनकी बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें बताया गया है कि अल्फ़ा कणों का जो द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन परमाणु अथवा प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन परमाणु जो है उसका जो भार है वो 1 होता है, इसलिए अल्फ़ा कणों का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु अथवा प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। प्रकाश के वेग का, अल्फ़ा कणों का जो वेग है, जो जाने की गति है, वो प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होती है। कितना होता है? 1/10। अल्फ़ा कणों का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। एक अल्फ़ा कण का द्रव्यमान 4 इकाई तथा 2 इकाई का धनावेश होता है। एक अल्फ़ा कण का द्रव्यमान 4 इकाई और धनावेश 2 इकाई का होता है। अल्फ़ा कणों की आयनन क्षमता सभी तीनों कणों अल्फ़ा, बीटा और गामा में सबसे अधिक होती है। अल्फ़ा कणों की आयनन क्षमता सभी तीनों कणों अल्फ़ा, बीटा और गामा में सबसे अधिक होती है। अल्फ़ा कण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित हो जाते हैं। अल्फ़ा कण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित हो जाते हैं। अल्फ़ा कण धनावेशित होने के कारण कैथोड की ओर विचलित हो जाते हैं। किधर विचलित होते हैं? अल्फ़ा कण धनावेशित होने के कारण कैथोड की ओर विचलित हो जाते हैं। अल्फ़ा कण
स्फुरदीप्ति की गुण रखते हैं और कुछ विशेष पदार्थों जैसे हीरा, जिंक सल्फाइड आदि के ऊपर पड़ने पर प्रतिदीप्त उत्पन्न करते हैं। अल्फा कण किस तरह का गुण रखते हैं? स्फुरदीप्ति का गुण रखते हैं और कुछ विशेष पदार्थों जैसे हीरा, जिंक सल्फाइड आदि के ऊपर पड़ने पर प्रतिदीप्त उत्पन्न करते हैं। इन कणों की वेधन क्षमता बहुत कम होती है। ये केवल 0.1 मिलीमीटर की मोटाई की एल्युमिनियम की चादर को भी नहीं भेद सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अल्फा कणों की वेधन क्षमता बहुत कम होती है। ये 0.1 मिलीमीटर की मोटी एल्युमिनियम की चादर को भी नहीं भेद सकते। अल्फा कण फोटोग्राफिक फिल्म को भी प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं? अल्फा कण फोटोग्राफिक फिल्म को भी प्रभावित करते हैं। अल्फा कण के बाद अल्फा क्षय के बाद हम बीटा क्षय के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, बीटा क्षय, बीटा किरणों की खोज रदरफोर्ड ने की थी। बीटा किरणों की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। इनकी प्रकृति ऋणात्मक होती है। बीटा किरणों की प्रकृति ऋणात्मक होती है। बीटा किरणें तीव्र वेग से, कैसे? तीव्र वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉनों की बनी होती हैं। जब किसी रेडियोधर्मी तत्व से बीटा कण का क्षय होता है तो उस तत्व में एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो आ जाता है तथा तत्व के परमाणु क्रमांक में 1 इकाई की वृद्धि हो जाती है। तो आपने देखा इसमें कि बताया गया है कि बीटा किरणों की खोज रदरफोर्ड ने की थी। इनकी प्रकृति ऋणात्मक होती है, निगेटिव होती है और बीटा किरणें तीव्र वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉनों की बनी होती हैं। जब किसी रेडियोधर्मी तत्व से बीटा कण का क्षय होता है तो उस तत्व में एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो आ जाता है तथा परमाणु क्रमांक, उस तत्व के परमाणु क्रमांक में 1 इकाई की वृद्धि हो जाती है। इसके बाद हम बीटा किरणों की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, ध्यान से सुनना है, समझना है, क्योंकि ये सभी चीज़ें यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे अल्फा क्षय हुआ, बीटा क्षय। अब हम बीटा किरणों की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानकारी लेते हैं। तो इसमें बताया गया है, पहली विशेषता है बीटा किरणों पर 1 इकाई का ऋणात्मक आवेश होता है और इनका विराम अवस्था में द्रव्यमान शून्य होता है। तो देखिए, विराम अवस्था में द्रव्यमान क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यदि घूमेगा नहीं तो उसका द्रव्यमान शून्य मान गया यहाँ पे। और इसमें बताया गया है कि बीटा किरणों पर 1 इकाई का ऋणात्मक आवेश होता है और इनका विराम अवस्था में द्रव्यमान शून्य होता है। दूसरी विशेषता कि ये प्रकृति में ऋणात्मक होने के कारण विद्युत क्षेत्र में एनोड की तरफ विचलित हो जाती हैं। तो देखिए, बीटा किरणों की जो प्रकृति है वो ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक होने के कारण ये विद्युत क्षेत्र में एनोड की तरफ विचलित हो जाएंगी। बीटा किरणों की वेधन क्षमता अल्फा किरणों की तुलना में 100 गुना ज़्यादा होती है। कितने गुना ज़्यादा होती है? 100 गुना ज़्यादा होती है। बीटा किरणों की आयनीकरण की क्षमता गामा किरणों की तुलना में 100 गुना होती है। ये किरणें भी स्फुरदीप्ति प्रभाव उत्पन्न करती हैं और बीटा किरणों का वेग प्रकाश की चाल से थोड़ा कम होता है। बीटा किरणें विद्युत तथा चुंबकीय दोनों क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं तथा फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती हैं। देखिए, इसमें बताया गया कि बीटा किरणों का वेग प्रकाश की चाल से थोड़ा कम होता है। बीटा किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों को प्रभावित करती हैं तथा फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती हैं। इसके बाद हम बीटा किरणों के बाद हम गामा किरणों के बारे में जानकारी लेते हैं।
गामा रेज, गामा किरणें। गामा किरणों की खोज वैज्ञानिक मेरी और क्यूरी दोनों ने सम्मिलित रूप से की थी। गामा किरणें द्रव्यमान रहित तथा आवेशहीन ऊर्जा के बंडलों से मिलकर बनती हैं। इनका तरंगदैर्घ्य कम होता है तथा इनकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। तो इसमें बताया गया है कि गामा किरणों की जो डिस्कवरी है वो मेरी और क्यूरी दोनों ने मिलकर की थी। गामा किरणें जो हैं वो द्रव्यमान रहित आवेशहीन ऊर्जा के बंडलों से मिलकर बनी होती हैं। इनका तरंगदैर्घ्य कम होता है, इनके वेवलेंथ कम होता है तथा इनकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। गामा किरणों की प्रमुख विशेषताएं। तो पहला है गामा किरणों की आयनन क्षमता बहुत कम होती है। सबसे इम्पोर्टेंट है देखिए कि गामा किरणों की आयनन क्षमता बहुत कम होती है ना, क्योंकि जब भी आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें आपने देखा है कि वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा गामा किरणों की है और आयनन क्षमता सबसे कम गामा किरणों की है। और इसमें बताया गया है कि गामा किरणों का वेग प्रकाश की चाल के बराबर होता है। क्या होता है? गामा किरणों का वेग प्रकाश की चाल के बराबर होता है। इनकी वेधन क्षमता बहुत अधिक होती है। गामा किरणें 30 सेंटीमीटर मोटाई की स्टील की चादर को भी भेद सकती हैं, वेधन कर सकती हैं। तो गामा किरणों की वेधन क्षमता बहुत अधिक होती है और ये जो गामा किरणें हैं 30 सेंटीमीटर मोटाई की यदि स्टील की चादर है उसको भी ये भेद सकती हैं, उसके आर पार जा सकती हैं। गामा किरणें स्फुरदीप्ति का प्रभाव उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं? गामा किरणें स्फुरदीप्ति का प्रभाव उत्पन्न करती हैं। इन किरणों पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों का प्रभाव नहीं पड़ता है। इन किरणों पर क्या होता है? विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और गामा किरणों का फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। गामा किरणों का फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आज हमने अल्फ़ा, बीटा और गामा रेज के बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में जाना है। आप सभी को मेरा धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक, शेयर और उस पर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।